आज हम इस वीडियो में सीडीएमओ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो इतना फोकस में क्यों हैं और उनकी इंक्वायरीज़ इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। प्लस मेजर जो इंडियन सीडीएमओ कंपनीज़ है दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ कैपेक्स, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करें। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम जो इंडियन फार्मा सेक्टर है उसकी वैल्यू चेन किस प्रकार दिखती है, प्लस कौन कौन सी कंपनी है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, किस प्रोडक्ट में किस तरह की मार्जिन है। तो ये पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो सीडीएमओ कंपनीज हैं वो एक्चुअली में क्या करती हैं और जो इंडियन सीडीएमओ है उनमें कंपनियों में जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो क्या है, उनके रेवेन्यू में किस तरह की ग्रोथ आ रही है, उनकी जो अगले 2-3 सालों की क्या स्ट्रैटेजी है, प्लस वो किस तरह का कैपेक्स कर रहे हैं। ठीक। एंड फाइनली वीडियो के थर्ड पार्ट में हम एक समरी और वीडियो को एक कंक्लूजन से इसको कंक्लूड करेंगे। तो वीडियो के इस भाग में हम समझते हैं कि जो फार्मा सेक्टर है उसकी वैल्यू चेन किस प्रकार है। तो फार्मा सेक्टर में की वैल्यू चेन में सबसे पहले वो कंपनियां आती हैं जो कि की स्टार्टिंग मटेरियल बनाती हैं। की स्टार्टिंग मटेरियल एक बेसिक केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है, और ये एक कमोडिटी प्रोडक्ट रहता है, इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, ये एक हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है और इसमें लेस मार्जिन रहते हैं। तो कुछ कंपनी है जैसे आरती फार्मा लैब, न्यूलैंड लैब, इन्होंने अपने आप को ये जो है केएसएम में बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कर लिया है। बाकी जो ज़्यादातर इंडियन कंपनीज हैं वो केएसएम को चाइना से इंपोर्ट करती हैं और अभी भारत सरकार ने जो केएसएम है उसको पीएलआई के अंडर में लेके आई है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जो केएसएम है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, ताकि जिससे कि हमारी जो चाइना से डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो। तो इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स। इंटरमीडिएट जो है वो केएम से ही बनाया जाता है। जो हमारे जो बेसिक केमिकल हैं, जो केएसएम है, उनमें कुछ फर्दर केमिकल सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन करके, जैसे नाइट्रेशन, हाइड्रोजनेशन, तो इस प्रकार की क्रिया करके जो हमें डिजायर्ड इंटरमीडिएट है वो हम बनाते हैं। ठीक है, कुछ जैसे जो हमारी कंपनी है जो इंटरमीडिएट्स बनाती है वो है एमी ऑर्गेनिक्स, ब्लूजेट, एसआरएफ, न्यूलैंड, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जो इंटरमीडिएट्स बनाती है। तो इंटरमीडिएट्स भी जो हमारा है वो एक लेस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, मतलब इसको बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इसमें क्या कहते हैं कि लो मार्जिन रहते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा रेगुलेटरी कंट्रोल भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इससे लो मार्जिन प्रोडक्ट। इसके बाद आते हैं एपीआई मैन्युफैक्चर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर। तो एपीआई जो होता है वो एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट्स का फर्दर कस्टम सिंथेसिस करके बनाया जाता है। इसमें हमारे हाई मार्जिन रहते हैं और जो एंट्री बैरियर है वो भी हाई है। तो जो इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरर हैं एपीआई, वो जैसे न्यूजीलैंड हो गया, इप्का, डिवीज लैब और लोरस लैब। तो अभी जो ज़्यादातर हमारे जो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, उनमें से ज़्यादातर जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, मतलब वो इंटरमीडिएट भी खुद बनाते हैं और जो की स्टार्टिंग मटेरियल है वो भी खुद बनाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो एपीआई मैन्युफैक्चरर है उसके जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि एक तो उनका जो रॉ मटेरियल है जैसे केएसएम और इंटरमीडिएट्स, इनको वो खुद, इनके जो रॉ मटेरियल उसके कॉस्ट पे कंट्रोल रहता है ना। दूसरा ये है कि जो इनकी सप्लाई चेन है वो सिक्योर रहती है, और प्लस जो क्वालिटी पे कंट्रोल है वो इनका ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये केएसएम और इंटरमीडिएट को जो है वो इन हाउस ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जितने भी जो हमारे एपीआई मैन्युफैक्चरर हैं जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे हैं, 30 से 35% मार्जिन वो बना पाते हैं अपने बिजनेस में। तो जैसे डिवीज, लोरस, न्यूलैंड, ये ज़्यादातर जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है केएसएम और इंटरमीडिएट में भी। अब जो एपीआईज है, एपीआई में क्या होता है कि एपीआई जो हमारा जो ड्रग्स का फाइनल सोल्ट है वो होता है, मतलब जो ड्रग्स में जो ड्रग का जो फाइनल सोल्ट होता है वो, उसको हम एपीआई कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पैरासीटामोल ड्रग्स बनानी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो केएसएम है वो चाहिए फिनोल, और फिनोल में फिर जो केमिकल सिंथेसिस करके हम बनाते हैं
पी एमिनोफिनोल। तो पी एमिनोफिनोल हमारा हुआ इंटरमीडिएट्स, और पी एमिनोफिनोल पे फर्दर जो केमिकल सिंथेसिस करके बनाया जाता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल हो गया हमारा एपीआई। तो ये हमारी ड्रग्स का फाइनल सोल्ट है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। इसको कंज्यूम करने से पहले हमें इसको फॉर्मलाइज करना पड़ता है, जैसे ये तो टैबलेट की फॉर्म में, या फिर जैसे जो हमारे कैप्सूल हो गए या सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, तो इसकी फॉर्म में पहले हम इसको फॉर्मलाइज करते हैं। और फॉर्मलाइज कौन करते हैं? फॉर्मुलेशंस में जो हमारी कुछ कंपनी आती हैं वो फॉर्मुलेशन कंपनियां ही हैं, जैसे सन फार्मा, ल्यूपिन, एलेम्बिक फार्मा, कैप्लिन पॉइंट, अजंता फार्मा। तो ये हमारी क्या करती है कि ये एपीआई मैन्युफैक्चरर से जो फाइनल सोल्ट है उसको आउटसोर्स करती हैं। आउटसोर्स करने के बाद उसमें कुछ एक्सपीसिएंट मिला के कुछ आगे का जो प्रोसेस है उसको करके ये उसको टैबलेट की फॉर्म में या फिर कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप की फॉर्म में इसको फॉर्मलाइज करती हैं और फर्दर उसकी पैकेजिंग करके डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेचते हैं। तो जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है इसमें हमारे जो मार्जिन है उतने अच्छे नहीं रहते, ये एक लेस मार्जिन बिजनेस है। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं सीडीएमओ। तो जो सीडीएमओ कंपनीज हैं उनका क्या काम होता है? सीडीएमओ हमारे जो इनोवेटर कंपनी है, जो मॉलिक्यूल को डिस्कवर करती हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी ग्लोबल फार्मा कंपनी है, तो उनके लिए ये डिस्कवरी से लेकर, मॉलिक्यूल की डिस्कवरी से लेकर उसका क्लिनिकल ट्रायल, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, फिर कमर्शलाइजेशन स्केल पे उसको प्रोड्यूस करना, तो ये सारा काम क्या करते हैं? सीडीएमओ प्लेयर्स करते हैं। और फार्मा सेक्टर की वैल्यू चेन में जो सीडीएमओ बिजनेस है वो हाईएस्ट इबिटा मार्जिन बिजनेस है। यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज है वो 35 से 40% इबिटा मार्जिन बना पा रही। और जैसे कुछ सीडीएमओ प्लेयर डिवीज लैब हो गया, लोरस लैब, न्यूलैंड लैब और सिंजीन, और इसके अलावा भी बहुत सारे सीडीएमओ प्लेयर हैं इंडिया में। ठीक है, और फाइनली हमारे आते हैं जो ब्रांडेड फार्मा कंपनी होती है। ये कंपनीज क्या करती हैं कि जो ड्रग्स हैं ये अपना जो ब्रांड बनाने पे फोकस करती हैं। इनका मेन काम होता है सेल्स का। ठीक है, इनके पास एक बहुत बड़ी सेल्स टीम होती है, एमआर टीम्स होती है। तो वे ज़्यादातर जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, और फिर जो डॉक्टर है वो इनकी जो ड्रग्स का ब्रांड है, ब्रांड की नेम से ड्रग्स को प्रिस्क्राइब्स करता है। तो इस बिजनेस में भी ये भी एक अच्छे मार्जिन वाला बिजनेस है। ठीक है, तो ये ब्रांडेड कंपनी है, ये कुछ डोमेस्टिक है जो कि इंडियन मार्केट में अपनी मेडिसिन को बेचती हैं अपने ब्रांड के अंडर में, और कुछ जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो यूएस, यूरोप में अपने ड्रग्स को बेचती हैं। जैसे कि अभी हमने फार्मा सेक्टर की वैल्यू चेन के बारे में पढ़ा, अब हम जो सीडीएमओ बिजनेसेस हैं, जो कंपनी सीडीएमओ बिजनेस में हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। बिकॉज एक तो जो सीडीएमओ बिजनेस है वो हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस है इन फार्मा सेक्टर। दूसरा कि इस सेक्टर में ग्रोथ के ट्रिगर भी काफ़ी है, जैसे एक तो डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन, और दूसरा जैसे जीएलपी जो बायोलॉजिक्स है उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सो अभी हम कुछ जो सीडीएमओ से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि उनके आगे कैपेक्स के क्या प्लान हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और वो किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। डिवीज लैब कंपनी है जो कि जिसका कि 45% जो बिजनेस है वो सीडीएमओ से आता है, और डिवीज लैब ने भी लगभग 1800 करोड़ का कैपेक्स करा है जो कि ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा बाई FY26। ठीक है, तो इनमें की कंपनी का मानना है कि जो 1800 करोड़ का कैपेक्स है उससे इनका जो सीडीएमओ रेवेन्यू का शेयर है वो 15% से बढ़ के 55 से 60% हो जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी कंपनी न्यूलैंड कंपनी, न्यूलैंड लैब, तो यहाँ भी न्यूलैंड लैब का भी जो 43% रेवेन्यू है वो सीडीएमओ से आता है, जिसमें जेनरिक एपीआई हैं और स्पेशलिटी पेप्टाइड एपीआई ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पास अभी 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो फेज़ 2 फेज़ 3 में है। और इस कंपनी ने भी अपनी यूनिट 3 को रैंप अप किया है सीएमएस और पेप्टाइड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कंपनी का आगे 250 से 300 करोड़ कैपेक्स का प्लान है और नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। इससे क्योंकि जो कंपनी के रेवेन्यू में जो सीडीएमओ का शेयर है वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा, तो इससे इनके ग्रोस मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे।
कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो नेक्स्ट ईयर का 80 से 20% पे ग्रो करने का है, और ईबिटा मार्जिन जो कि अभी 24% है उसको फर्दर बढ़ा के 27 से 30% तक ले जाने का कंपनी का टारगेट है। इसके अलावा लोरिस लैब ने भी FY 25 और 25 के बीच में एक बहुत बड़ा कैपेक्स किया, 3000 करोड़ का कैपेक्स किया, और कंपनी ने फिर FY 25-26 में भी 2000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने का प्लान करा है। कंपनी का जो लोरिस लैब का जो CDMO बिजनेस है वो अभी 28% ही है, और कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि ये CDMO बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए कंपनी ने पास में भी 3000 करोड़ का कैपेक्स किया है, और अभी और आगे आने वाले टाइम में भी 2000 करोड़ का कैपेक्स करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो अगली एक कंपनी है एमी ऑर्गेनिक्स। एमी ऑर्गेनिक्स जो कंपनी है ये इंटरमीडिएट्स बनाती है, और इसने रिसेंटली एक कंपनी जो है फॉरेन कंपनी फर्मियोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये उनकी जो ड्रग्स है न्यूबेका उसके लिए जो है इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, और कंपनी ने रिसेंटली 250 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया था फॉर दिस स्पेसिफिक ड्रग के लिए, न्यूबेका के लिए, और जो कि ऑलरेडी कमर्शलाइज हो गया है, और इसी वजह से जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो FY 25 में 40% बढ़ा है। FY 24 से FY 25 में 40% का इंक्रीज है कंपनी के रेवेन्यू में। फर्दर कंपनी का जो टारगेट है वो टारगेट है कि जो CDMO बिजनेस है कंपनी का उससे 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट है कंपनी का बाई FY 28। कंपनी का EBITDA जो मार्जिन है वो 18% से 23% पे पहुंच गया है, जिससे कि कंपनी फर्दर एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका जो EBITDA मार्जिन है वो 25 से 30% तक पहुंच जाएगा FY 27 तक। जैसे आगे आने वाले टाइम में CDMO से इनका रेवेन्यू और इंक्रीज होगा तो इनके EBITDA मार्जिन में यहाँ से भी फर्दर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली नेक्स्ट कंपनी है ब्लूजेट हेल्थ केयर। ब्लूजेट हेल्थ केयर भी क्या करती है, ये इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये कंपनी का जो 52% रेवेन्यू है वो आता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट से, जैसे एक्सरे MRI से, और ये कंपनी का जो है वो हाई मार्जिन बिजनेस है, जिसमें कंपनी 37% EBITDA मार्जिन जो है वो कमा पाती है। इसके अलावा जो कंपनी का CDMO से बिजनेस आता है वो 31% है। अभी कंपनी जो है वो इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर कर रही है एस्पिरिन के लिए, और एस्पिरिन के लिए वो बेम्टोइक एसिड है जो वो मैन्युफैक्चर कर रही है, और ये जो एस्पिरिन की जो ड्रग है नेक्सलेटोन, इसका जो पेटेंट है वो 2032 तक एक्सपायर होगा। इसलिए जो कंपनी के जो मार्जिन है इसमें बेम्टोइक एसिड में कोई अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, और कंपनी के जो मार्जिन है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसमें अभी कोई कंपटीशन नहीं है और ये एक पेटेंटेड ड्रग्स है। ठीक है, कंपनी का प्लान है कि कंपनी अपनी FY 26 टू FY 27 जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर उसको 50% से बढ़ा लेगी। फिर जुबिलेंट फार्मानोवा भी कंपनी है जिसका ज़्यादातर जो बिजनेस है वो अभी रेडियो फार्मा बिजनेस से आता है। इसके अलावा कंपनी का जो CDMO से बिजनेस है वो 18% तो आता है स्टेराइल इंजेक्टेबल से, और CRDMO से आता है 16%, तो CDMO से इनका टोटल 34% बिजनेस आता है आज के टाइम में। और कंपनी जो है जो ये स्टेराइल इंजेक्टेबल्स बनाती है उसकी जो कैपेसिटी है उसको डबल करने का प्लान है, उसके लिए कैपेक्स भी कर रही है, लगभग $280 मिलियन का कैपेक्स कर रही है USA में। प्लस US गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सब्सिडी, $160 मिलियन के आसपास जो US गवर्नमेंट है वो इसके सब्सिडी के तौर पर प्रोवाइड करेगी। कंपनी का जो FY 30 का जो टारगेट है वो है कि यहाँ से रेवेन्यू को डबल करना, और जो कंपनी का डेट है कंपनी की बैलेंस शीट में 2400 करोड़ का डेट है उसको लगभग जीरो कर देना, और कंपनी का जो EBITDA का जो टारगेट है वो है 15% से बढ़ा के 23 से 25% करना, और ROC को हाई सिंगल डिजिट से बढ़ा के हाई टीन में लेके जाना। तो ये कंपनी ने टारगेट सेट किया है FY 30 के लिए। इसके अलावा एक और कंपनी है जैसे आरती फार्मा लैब। तो आरती फार्मा लैब का जो CDMO से बिजनेस है वो लगभग 27% आता है एज पर Q4 FY 25,
एंड जो कंपनी के 72% प्रोडक्ट है वो उसमें कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, इसलिए कंपनी का जो अपने रॉ मटेरियल है उसके कॉस्ट पे और उसकी क्वालिटी पे जो है कंपनी का फुल कंट्रोल रहता है। कंपनी के जो है ग्रोथ ट्रिगर क्या है, एक तो कंपनी का जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है ज़ैंथीन, उसकी कैपेसिटी को कंपनी बढ़ा के 5000 से 9000 टन करेगी। ठीक है, दूसरा जो ग्रोथ ट्रिगर है वो ये है कि जो एपीआई और इंटरमीडिएट की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें भी 15 से 20% का कैपेसिटी ये इंक्रीज कर लेगी। बाकी जो सीडीएमओ ग्रोथ का गाइडेंस है वो FY26 में 30 से 40% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है सीडीएमओ सेगमेंट में। इसके अलावा कंपनी ने एक सोलर कैपेक्स किया 80 करोड़ का, जिससे कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो सेव कर पाएगी लगभग 15 करोड़। और कंपनी ने जो एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स कराया 400 से 450 करोड़ का, वो भी S2 FY26 तक लाइव जाएगा और जिसका जो असर है, जिसका रेवेन्यू पे जो इम्पैक्ट है वो FY27। तो अब हम फाइनली इस वीडियो की समरी और कंक्लूज़न की ओर चलते हैं। अब तक हमने इस वीडियो में अब तक जो फार्मा सेक्टर्स की वैल्यू चेन के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि जो सीडीएमओ कंपनीज़ है वो क्या करती हैं, फिर उनके कुछ फैक्टर्स जो कि सीडीएमओ की ग्रोथ को इंडिया में लीड कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ जो सीडीएमओ कंपनीज़ हैं उनके जो कैपेक्स के क्या प्लान हैं, रेवेन्यू ग्रोथ के क्या टारगेट्स हैं और उनके आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में पढ़ा। फाइनली हम देख लेते हैं कि बिज़नेस में जो सीडीएमओ बिज़नेस है उसमें किस प्रकार के रिस्क रहता है। और जो सीडीएमओ बिज़नेस है वो काफ़ी एक लंपी बिज़नेस है, उसको हम Q-on-Q या Y-on-Y ट्रैक नहीं कर सकते, इस तरह का है। फिर दूसरा जो बड़ा रिस्क हो सकता है वो ये है कि भाई जो एक कंपटीशन चाइना से इंडियन कंपनीज़ के लिए इस फील्ड में हमेशा ही रहेगा। सो अगर आप कभी भी इस तरह के बिज़नेस में इन्वेस्ट करें तो हमें एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही लंबे बिज़नेस है। सो दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।